नमस्कार, सुप्रभात। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। शुरुआत सुबह 9 बजे के मुख्य समाचारों के साथ। इथियोपिया विमान हादसे के बाद संकट में बोइंग 737 मैक्स। भारत समेत कई देशों ने लगाई रोक। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। जरूरी सुधार और सुरक्षा उपाय किए जाने तक रोक रहेगी जारी। जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज हो सकता है फैसला। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का प्रस्ताव। चीन के रुख पर सबकी नजर। लोकसभा चुनाव में फिर खिलेगा कमल। एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी की सत्ता में वापसी के दिए संकेत। कहा, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी बीजेपी। असम में बीजेपी का असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन। कांग्रेस का साथ छोड़ने का सिलसिला जारी। बीएसपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से इंकार के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को झटका। राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेटकारी संगठन और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का अलग चुनाव लड़ने का फैसला। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच का 5वां और निर्णायक वनडे आज। घरेलू मैदान पर लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। विश्व कप से पहले टीम इंडिया का आखिरी वनडे। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर इथियोपिया विमान हादसे के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमान पर रोक लगा दी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों द्वारा बोइंग 737 मैक्स विमानों के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि ये प्लेन तब तक सेवा से बाहर रखेगा जब तक इसमें जरूरी बदलाव और सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय नहीं किए जाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता रही है। मंत्रालय ने कहा है कि वो यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर के एयरलाइनों और विमान निर्माताओं के साथ करीबी परामर्श करना जारी रखेगा। दुनिया के कई अन्य देशों ने भी इस तरह का कदम उठाया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपने अपने वायु क्षेत्र में बोइंग 737 मैक्स विमानों पर रोक लगा दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी नियामकों ने बोइंग के मॉडल में तत्काल सुधार करने का भले ही आदेश दे दिया हो, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, आयरलैंड, आइसलैंड और ओमान जैसे देशों ने अपने अपने वायु क्षेत्र में सभी 737 मैक्स विमानों के परिचालन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इससे पहले चीन और इंडोनेशिया भी इन विमानों पर रोक लगा चुके हैं। बीते करीब 5 महीने में बोइंग 737 मैक्स 8 विमान दूसरी बार हादसे का शिकार हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में लायन एयरलाइंस का एक विमान इंडोनेशिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में इन विमानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बोइंग विमान की सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल रविवार की सुबह यानी 10 मार्च को इथियोपिया के अदीस अबाबा में बोइंग का 737 मैक्स 8 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें विमान में सवार चालक दल के 8 सदस्यों समेत सभी 157 लोगों की मौत हो गई। ये विमान इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से केन्या की राजधानी नैरोबी जा रहा था। विमान अदीस अबाबा से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में क्रैश हुआ। विमान ने 10 मार्च को सुबह 8:38 पर उड़ान भरी थी, जिसके 6 मिनट बाद ही कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया।
इससे पहले 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया के लायन एयर का बोइंग 737 मैक्स जावा सी में क्रैश हो गया था। उस हादसे में 189 लोगों की जान चली गई थी। पहले इंडोनेशिया और अब इथियोपिया में बोइंग 737 मैक्स विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से इस विमान के सुरक्षा मानकों पर पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे हैं। मनोवरिंग वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑगमेंटेशन सिस्टम, इसकी खराबी से क्या होता है कि पायलट कंफ्यूज होता है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्टिकल स्पीड इंडिकेटर VSI। वो VSI की फ्लक्चुएशन बहुत दिखी है, तो पायलट को दिखता नहीं है कि वो क्लाइंब कर रहा है कि डिसेंड कर रहा है, नीचे उतरता है कि ऊपर जा रहा है। वो कंफ्यूजन की वजह से इसीलिए दोनों बार उन्होंने कहा कि मुझे आने दीजिए। भारत में जेट एयरवेज ने मैक्स कैटेगरी के बोइंग की 225 विमानों का ऑर्डर दिया है। इनमें से कुछ की डिलीवरी हो चुकी है। जेट एयरवेज के बेड़े में अभी ऐसे 5 विमान हैं। स्पाइस जेट ने भी 155 मैक्स 8 विमानों समेत 205 बोइंग प्लेन का ऑर्डर किया है। स्पाइस जेट के पास अभी 13 मैक्स 8 विमान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारत की कूटनीति रंग ला रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव दिया है। जैश सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज फैसला हो सकता है। प्रस्ताव में इन देशों ने 15 सदस्यीय सुरक्षा प्रतिबंध समिति से अजहर की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध और उसकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। पिछले 10 साल में यूएन में ये चौथा मौका है जब इस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया। इससे पहले साल 2009 और साल 2016 में भारत ने यूएन के सेक्शन कमेटी 1267 में अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था। और भारत की इस मुहिम में अमेरिका भी साथ है। यूएस की ओर से कहा गया है कि मसूद अजहर ग्लोबल आतंकी घोषित होना चाहिए। अमेरिका की ओर से बयान में कहा गया है कि भारत अमेरिका साथ में काम कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन है और मसूद अजहर उसका सरगना है। ऐसे में उसे भी ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं किया जाना भारतीय उपमहाद्वीप में शांति के लिए खतरा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से मसूद अजहर के खिलाफ माहौल बना है और अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन फिर प्रस्ताव लाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश, आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति की बैठक में ये तय हो जाएगा कि मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया जाए या नहीं, और इस बीच अमेरिका ने भी साफ किया है कि मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित नहीं किया जाना क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। तो क्या मायने हैं इस बयान के? देखिए, जो हमारे विदेश सचिव अभी अमेरिका में हैं और लगातार उन्होंने कई बैठकें की है और यहाँ तक कि अमेरिका के जो उनके काउंटर पार्ट है उनके साथ भी बैठक हुई है और एक बयान भी जारी हुआ है। लेकिन इसके अलावा अमेरिका ने और फ्रांस ने मिलकर चीन पर भी जबरदस्त दबाव बनाया है ताकि आज 12:30 बजे रात तक, मतलब जो आज की रात होगी 12:30 बजे तक अंतिम समय है जब अगर चीन चाहेगा कि उसको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है या इसे रोकना है, वीटो लगाना है, तो वो कर सकता है। अगर इस बीच में वो नहीं लगाता है तो इसके बाद वो माना जाएगा वो प्रस्ताव पारित होगा। लेकिन जो होता है आमतौर पर होता है कि इस तरह के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो अंतिम समय में आते हैं, इसलिए उस तरह के ऑब्जेक्शंस को हटाने के लिए भारत की तरफ से राजनयिक प्रयास काफी तेज हैं। और आपको जैसा कि पता है कि विदेश सचिव विजय गोखले ने इसके पहले भी चीन के अधिकारियों के साथ और यहाँ तक चीन के राजदूत जो दिल्ली में है उनके साथ भी 3 दौर की बैठक की थी पुलवामा आतंकी हमले के बाद। उसके बाद फिर बीजिंग में हमारे जो राजदूत हैं उन्होंने भी लगातार चीन के विदेश मंत्रालय के साथ संपर्क स्थापित किया था और खासतौर पे कोशिश ये हो रही है कि जिस तरह का
आतंकवाद चीन झेल रहा है, अमेरिका भारत ने झेला है और चीन भी झेल रहा है। वैसे में अगर इस तरह के आतंकवादी जो व्यक्ति हैं, आतंकवादी संगठन हैं, उनके जो सरगना हैं, उन पर अगर रोक नहीं लगाई जाएगी तो वो पूरे क्षेत्र में फैलेगा। और अभी माकूल समय है, जिसके एक बड़ी घटना हुई है, उस घटना के बाद उन्हें इस पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि चीन का रवैया इस बार जो देखने में आया है, थोड़ा सा पहले की तुलना में बेहतर है और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने भी चेतावनी दी है, उन्होंने भी आलोचना की है। तो अब आज देखना होगा, अब जिस तरीके से चीन का अभी तक का रुख रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि टेक्निकल कारण और प्रोसीड्यूरल कारण के चलते उन्होंने अभी तक इस पर भारत के प्रस्ताव के साथ या भारत के प्रस्ताव के साथ जो भी आए हैं उनके साथ सहमति व्यक्त नहीं की है। लेकिन इस बार थोड़ा सा रुख है बदला हुआ। अमेरिका और फ्रांस भी लगातार चीन पर दबाव बनाए हुए हैं। ऐसे में एक थोड़ा सा सकारात्मक है, लेकिन अंतिम सकारात्मक है, लेकिन आखिर में देखना होगा कि चीन का इस मामले में क्या रुख रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और चीन का मानना है कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के जरिए जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव से पहले आए चीन के इस बयान को अहम माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि चीन सीपैक गलियारे में अपने हितों के मद्देनजर ये सुझाव दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में P3 देश यानी फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखने वाले हैं। इसी दौरान चीन की ओर से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर शांति बरतने और बातचीत शुरू करने का सुझाव दिया गया है। चीन के प्रवक्ता ने कहा कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन का रुख साफ है। चीन ने ऐसे मामलों में नियमों के मुताबिक जिम्मेदार रुख अपनाया है। पाकिस्तान जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है, उस पे अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान से डिमांड की है। ईरान के जो हैं उनके जो प्रेसिडेंट ने इसके बारे में कहा है, उनके वहाँ पे अटैक हुआ है। भारतवर्ष में जब सबको माना इस बात को, तो इस पे आप एक डिसाइसिव एक्शन लीजिए। और पाकिस्तान के आपका अगर पाकिस्तान के ऊपर आपका इतना प्रभाव है जो कि साफ जाहिर है, तो उस प्रभाव का इस प्रकार से इस्तेमाल कीजिए ताकि वो जो हैं ये बंद कर दें, क्योंकि इसी में सबका भला है। चीन ने कहा कि मौजूदा संकट के दौर को अवसर में बदलकर कश्मीर में शांति बहाली और विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। जानकार मानते हैं कि चीन का CPEC गलियारे में हित है और उसका बयान उसी के मद्देनजर है। वो ये सोच रहे हैं कि ये जो मौका है, इससे वो एक प्रकार से एक मीडिएटर के तौर पे उभरें भारतवर्ष और पाकिस्तान के लिए के साथ। और उसमें क्योंकि CPEC पे हमने, क्योंकि जिसका आपने जिक्र किया, ये ग्लोबल टाइम्स का जो एडिटोरियल है, उसमें उन्होंने CPEC को भी कहा कि भारतवर्ष को अपोज कर रहा है। हालांकि ये जो है पाकिस्तान के विकास के लिए है और पाकिस्तान के साथ कश्मीर के विकास के लिए है। तो एक प्रकार से वो एक अपनी पूरी पोजीशन के साथ ये जो यहाँ की समस्या है वो खाली टेररिज्म की नहीं है, लेकिन और भी है। दरअसल वुहान शिखर सम्मेलन के बाद से ही चीन पाकिस्तान के साथ अपने बेहतर संबंधों के बावजूद भारत के साथ निकट संबंध विकसित करना चाहता है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब किया है। जिनेवा में UN में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव मिनी कुमाम ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग पाकिस्तान के अवैध कब्जे की वजह से परेशान हैं। भारत ने बालूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। साथ ही सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा। भारतीय सचिव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तानी सेना या राजनीतिक नेतृत्व द्वारा राज्य नीति के साधन के रूप में उपयोग करने का खुलासा पहले ही हो चुका है। We regret Pakistan's misuse of the Council for its ritual of breaking up malicious propaganda against India. India strongly rejects any attempt to revive the so-called motivated report of the OHCHR that reflected individual malice and prejudice. That need to be addressed are Pakistan's illegal occupation of a part of the Indian state of Jammu and Kashmir and the continued suffering of the people of Pakistan-occupied Kashmir who are victims of sectarian conflict,
systemic army persecution, violence, terrorism, extreme economic hardships, discriminatory policies, and denial of even basic rights. The confirmation of using UN-proscribed terror organizations Jaish-e-Mohammed as an instrument of state policy by Pakistani military and political leadership is already in public domain. और अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। एनसीपी नेता शरद पवार ने बीजेपी की सत्ता में वापसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मुंबई में उन्होंने कहा कि बीजेपी संसदीय चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है और उसे सहयोगी दलों की जरूरत होगी। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 283 सीटें हासिल की थी, वहीं एनडीए गठबंधन को 326 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं असम में बीजेपी असम गण परिषद लोकसभा चुनाव से पहले एक साथ फिर हो गए हैं। दोनों पार्टियां राज्य में एक साथ चुनाव लड़ने जा रही हैं। बीजेपी और असम गण परिषद ने असम में कांग्रेस को हराने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ आने का फैसला किया है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा कि बीजेपी ने असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने साल 2016 असम विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ा था और साथ में राज्य की सरकार बनाई थी। In the coming parliamentary elections also, we three parties have decided to work together with the same purpose of defeating Congress party in the coming parliamentary elections also. The BJP, together with the Assam Gana Parishad and Bodo People's Front, will contest the next parliament elections, which are due 1 month from now. We will together ensure that Congress party is defeated in all the 14 seats of the state, and we together win all these seats. We will work together and contest the elections jointly as an alliance. We are hoping that the ministers, senior ministers of AGP in the state government will resume their work as soon as possible, and the remaining details of the alliance regarding the seat sharing and all that, they will be worked out in next couple of days by the state leadership. State BJP, AGP leadership will sit and finalize the seat sharing arrangement. बीजेपी महासचिव राम माधव आज त्रिपुरा का भी दौरा करने वाले हैं, जहां वो सहयोगी दलों के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत करेंगे। और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र यानी मैनिफेस्टो इसी हफ्ते आने की उम्मीद है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में संकल्प पत्र पर जनता से मिले सुझावों पर लंबी चर्चा हुई। संकल्प पत्र समिति के सदस्य संजय पासवान ने बताया कि ये लोगों के सुझाव से बना पीपल्स मैनिफेस्टो होगा, जिसमें राम मंदिर और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख का जिक्र होगा। लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी है। चुनाव में सबसे अहम चुनावी घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र तैयार करने के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। लगभग 125 जगहों पे हम लोगों ने मीटिंग किया है और ये बड़े उत्साहवर्धक हमारे लिए है कि नौजवानों ने, महिलाओं ने, लेबर ने, वर्कर्स ने, एम्प्लॉय ने आगे बढ़ करके 20 लाख से भी अधिक सलाह दिए हैं हम लोगों को और फीडबैक दिए हैं। उन तमाम फीडबैक का प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं और उस प्रोसेसिंग के बाद से हम चाहेंगे कि उसमें जो चीज़ छूटे है उसको शामिल किया जाएगा हम लोग। तो कुल मिलाकर हम लोग ये इस बात में कामयाब अभी तक हुए हैं कि पार्टी मैनिफेस्टो को हम लोगों ने पहली बार पीपुल मैनिफेस्टो या पीपुल विजन डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं। संकल्प पत्र में पार्टी का सबसे ज्यादा जोर सरकार की विकास की योजनाओं से लेकर किसान कल्याण पर होगा। साथ ही इसमें राम मंदिर बनाने और कश्मीर से जुड़ी धारा 370 का भी जिक्र होगा।
संजय पासवान के मुताबिक आतंकवाद पर सरकार के सख्त रुख और वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई को भी संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया जाएगा। कॉन्फिडेंस सीबीएम्स का भी और सीटीएम्स का भी, जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स है, खासकर राजनाथ सिंह ने इस टर्म को ईजाद किया है, तो ये सीटीएम करके हम लोग करेंगे कि कैसे टेररिज्म को काउंटर किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और उसके लिए हम लोग चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, LWE का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का, या हमारे बाहर के जो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट हैं उनका हो, उस पर हम लोग पूरा एक इफेक्टिव ये कह सकते हैं कि एक विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं और जनता में ले जाएंगे, और जनता का उस पर हम लोग चाहेंगे जनता का समर्थन सहयोग भी मिले हमको। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में 52 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें सुशासन और सबका साथ सबका विकास का वादा किया गया था। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, महंगाई पर नियंत्रण, आतंकवाद का खात्मा और अदालत के आदेश से राम मंदिर बनाने की बातें थीं। बीजेपी का कहना है कि पिछले चुनावी घोषणा पत्र के अधिकतर वायदों को एनडीए की सरकार ने पूरा किया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ने का सिलसिला जारी है। बीएसपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से इंकार के बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को झटका लगा है। राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकारी संगठन और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम तैयार हैं। पिछले 2 साल से हमने 15 जगह पे चुनाव लड़ने की तैयारी की है। हमारे पास कैंडिडेट तैयार है, लिस्ट पूरी तैयार है। वही उसी का जायज़ा हमने अभी कोर कमेटी की मीटिंग लेकर लिया। अब हम अपनी लिस्ट लेकर चुनाव को सामने जाएंगे। कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए, अगर गंभीरता से कोशिश करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो सबका नुकसान हो जाएगा। और महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के पुत्र सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। राधाकृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। और लोकसभा चुनाव से बीजेपी के मुकाबले के लिए महागठबंधन की विपक्ष दलों की कोशिशों को नया झटका लगा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ किया है कि उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी राज्य में गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी तरह का कोई चुनावी समझौता या तालमेल नहीं करेगी। बीएसपी सुप्रीमो ने एक बयान में ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन आपसी सम्मान और साफ नियत के आधार पर किया है। उत्तर प्रदेश की कुल 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 और बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 3 सीटें आरएलडी को दी गई हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी आज चेन्नई में स्टेला मारिस कॉलेज फॉर वुमेन में छात्राओं से मिलेंगे, जबकि 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं राहुल गांधी कन्याकुमारी में भी एक रैली को संबोधित करने के साथ तमिलनाडु में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए डीएम की अगुवाई वाली गठबंधन के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। और गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस ने अहमदाबाद में जनसंकल्प रैली की। इसमें कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंच से रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में जो हो रहा है वो निराशाजनक है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकसभा चुनाव लोगों के भविष्य के लिए है। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी, अपने आप को आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं।
सच्चे मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी देश को यह नहीं बताना चाहते कि पिछले 5 सालों में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी देश के किसान को यह याद नहीं दिलाना चाहते कि उन्होंने पिछले 5 साल में किसानों की बात नहीं सुनी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों की मदद नहीं की। और तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अलग अलग वजहों के चलते टीएमसी के 5 मौजूदा सांसद इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। पार्टी ने अभिनेत्री मुनमुन सेन को आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दार्जिलिंग से अमर सिंह राय उम्मीदवार होंगे। कृष्णानगर से महुआ मैत्रा को प्रत्याशी बनाया गया है और कूच बिहार से परेश चंद्र अधिकारी और इस्लामपुर से कनाई लाल अग्रवाल को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए कहा कि इस बार पार्टी ने 41% टिकट महिला उम्मीदवारों को देने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, असम, उड़ीसा और अंडमान में भी अपना उम्मीदवार उतारेंगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ टीएमसी समेत कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अनुपम हजारा बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा सीपीएम के विधायक खागेन मुर्मू और कांग्रेस विधायक दलाल चंद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और बिहार के महागठबंधन नेताओं की आज दिल्ली में बैठक होगी। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की बैठक में अहम चर्चा होगी। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के समय के बारे में सुझाव देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा 3 विशेष पर्यवेक्षक जल्द राज्य का दौरा करेंगे। 3 पर्यवेक्षकों में नूर मोहम्मद, एएस गिल और विनोद जुच्ची ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और 7 आयुक्तों के साथ बैठक की। चुनाव आयोग में एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान पर्यवेक्षकों से अनुरोध किया गया था कि वे जल्द से जल्द राज्य का दौरा करें। और टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5वां और आखिरी वनडे मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में आज खेला जाएगा। टीम इंडिया अगर मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराती है तो घरेलू मैदान पर उसकी लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीत होगी। भारतीय समय के मुताबिक मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मौजूदा सीरीज में पहले वनडे जीतने के बाद टीम इंडिया को तीसरे और चौथे वनडे में हार का सामना करना पड़ा है और सीरीज में उसे बड़ी मिली बढ़त अब 2-2 की बराबरी पर आ गई है। ऐसे में दिल्ली में खेले जाने वाला ये मैच सीरीज का निर्णायक मैच होगा। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ये आखिरी मैच खेलेगी। और सुबह 9 बजे में बस इतना ही। आगे विशेष में देखिए बोइंग 737 मैक्स। नमस्कार।